हेलो बेटा। बेसिकली आज मॉडर्न फिजिक्स का जो लास्ट अपन ने सोचा था कि 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम न्यूक्लियर फिजिक्स और रेडियो एक्टिविटी जो 2 चैप्टर होते हैं इन्हें खत्म करेंगे, ठीक है ना। अब आपने देखा होगा कि हमारी क्लासेस की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी फास्ट हो गई है। हम वीडियो थोड़ा सा फास्ट अपलोड कर रहे हैं क्योंकि ऐसा लग रहा था ऑल्टरनेट डेज में अपलोड करने से बहुत ज़्यादा समय जाएगा। तो बेसिकली हमने अब वीडियो को डेली बेसिस पे अपलोड करने की कोशिश की है कि आपको भी रेगुलर बेसिस पे कंटेंट मिलता रहे। तो आज के लेक्चर के अंदर हम न्यूक्लियर फिजिक्स और रेडियो एक्टिविटी खत्म करेंगे। अब बात आती है कि सर ये न्यूक्लियर फिजिक्स है क्या। तो बेटा, जैसे केमिस्ट्री के अंदर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम की चीज पढ़ते हैं, तो वहां पे हम केवल और केवल एटम के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पर हम केवल और केवल किसके बारे में चर्चा करेंगे? एटम के बीच में जो सेंटर में रहने वाला न्यूक्लियस है उसके बारे में चर्चा करेंगे। भाई, हमने बोला एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एल एम एन 2 8 18 वगैरह वगैरह, ये कहाँ बातें होती है बेटा? एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर। हम बात कर रहे हैं किसकी? न्यूक्लियर फिजिक्स, यानी न्यूक्लियस की बात हो रही है। अब आपको सबको पता ही होगा न्यूक्लियर फिजिक्स का मतलब हो गया कि न्यूक्लियस के बारे में चर्चा होने वाली है, ठीक है बेटा। अब कुछ कुछ बातें, बेसिक बातें, जैसे आप जानते हो इस तरह से लिखते हैं केमिस्ट्री के अंदर ए जेड। अब ये ए जो होता है बेटा, ए इसे बोलते हैं क्या? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अभी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स में क्या आ गए, तो हम बोल सकते हैं इसमें लिखे हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन को हमने कॉमन नाम से बोल दिया क्या? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन के नाम से। अब बात आती है कि Z क्या है, तो Z हमेशा दिखाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या दिखाता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो बेसिकली Z जो होता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, वहां पे एटॉमिक नंबर और A को बोलते हैं मास नंबर। हम इस चैप्टर के अंदर केवल न्यूक्लियॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की चर्चा करेंगे। तो A क्या है? जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों हैं। और Z क्या दिखा रहा है? जिसके अंदर केवल और केवल क्या है? प्रोटॉन है, ठीक है। इस टाइप से हम इसको डिनोट करते हैं। और एक कॉमन नाम हमने क्या बोल दिया बेटा? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन का मतलब क्या हो गया? जिसमें न्यूट्रॉन भी आ गए और प्रोटॉन भी आ गए। एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा, लिख नहीं रहा, आपको पता होगा आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स होते हैं। ये तीनों आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन बेसिकली किसके टाइप होते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं ये किसके एलिमेंट हैं या किसके टाइप हैं, तो नोबडी नोज कि आइसोटोप, आइसोबार एंड आइसोटोन किसके टाइप होते हैं, होते क्या हैं। लोग बोलते हैं सर ये एलिमेंट होते हैं, नहीं, ये तीनों न्यूक्लियस के टाइप होते हैं। ये किसके टाइप होते हैं बेटा? न्यूक्लियस के। तो बेसिकली बेटा ये तीनों, वापस से बोल रहा हूं, एक बार फिर से सुन लेना, ये तीनों न्यूक्लियस के टाइप होते हैं। आप सब लोग जानते हो कि आइसोटोप क्या है, आइसोबर, आइसोटोन क्या है और आइसोटोप क्या है, लेकिन ये तीनों बेसिकली न्यूक्लियस के टाइप होते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने बोला हम केवल और केवल न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहले न्यूक्लियस के रेडियस के बारे में बात कर लेते हैं। न्यूक्लियस का जो रेडियस हो जाएगा वो हो जाएगा R=R0 A⁻³ अब यहाँ पे सेंस R0 की जो वैल्यू है, R0 की वैल्यू आ जाएगी 1.2 फर्मी। अभी फर्मी भी कितना होता है तो बता दूं, 10⁻⁻15 मीटर फर्मी होता है, ठीक है बेटा। ये तो बात करी हमने किसकी? रेडियस की। अब बात करेंगे रेडियस के बाद किसके? न्यूक्लियस के वॉल्यूम के बारे में। अब आपको पता है न्यूक्लियस जो है वो एक तरह का स्फीयर है, तो स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 4/3 πr³ अब यहाँ पे जब मैं आर की वैल्यू को लिखूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? R0 का क्यूब इंटू ए। तो सिंस यहाँ पर हम कुछ बात बोल सकते हैं कि सर 4/3 πr0 तो क्या है? कांस्टेंट है। ये तो क्या है? कांस्टेंट है। तो इसका मतलब वॉल्यूम जो हो गया
वॉल्यूम जो हो गया दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। अब ए क्या है? आप बोलोगे सर मास नंबर होता है, तो हम इस चैप्टर में मास नंबर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ न्यूक्लियन, या फिर बोलेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है बेटा, तो ये वॉल्यूम हो गया। इसके बाद आता है डेंसिटी ऑफ अ न्यूक्लियस। इसके बाद आता है डेंसिटी ऑफ अ न्यूक्लियस। अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। और किसी भी न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है बेटा? कांस्टेंट होती है, और उसकी वैल्यू आती है 2.3 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब, एंड दिस डेंसिटी इज वेरी 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 हाई। दिस डेंसिटी वेरी वेरी हाई। एंड और ये कैसी होती है? कांस्टेंट होती है। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या बोलते हैं कि दो न्यूक्लियस देंगे, ए न्यूक्लियस और बी न्यूक्लियस, और दोनों का है ना आपको ए नंबर दे देंगे। जैसे एक को बोल देंगे 100 है और इसका ए बोल देंगे 200, बोलेंगे बताओ डेंसिटी क्या है। तो दोनों की डेंसिटी क्या रहने वाली है बेटा? सेम रहने वाली है। दोनों की डेंसिटी क्या रहने वाली है? सेम रहने वाली है। ठीक है ना? आपको नंबर याद रखना है कितना? 2.3 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। ये कांस्टेंट है, ये बदलती नहीं है। आपको बोलेंगे दो न्यूक्लियस दे देंगे, आपको नाम अलग अलग देंगे, न्यूट्रॉन प्रोटॉन वगैरह सब सब अलग बोल देंगे, पूछेंगे बताओ इनकी डेंसिटी का रेशो क्या होगा, तो आप बोल दो कि डेंसिटी का रेशो तो सर हमेशा सेम रहता है, क्योंकि वो कभी भी मास नंबर पर डिपेंड ही नहीं करती है। तो 2.3 इंटू 10⁻17। अर्थ का मास कितना होता है बेटा? 10⁻24। सोच के देखो 17 आ चुका है 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब आप समझते हो ना, 1 मीटर क्यूब ये होता है। तो 1 मीटर क्यूब में 10⁻17 kg का मास है, तो इसका मतलब इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तभी तो हम बोलते हैं एटम का जो सारा का सारा मास होता है, एटम के पास जितना भी मास होता है वो किसके पास चला जाता है? न्यूक्लियस के पास चला जाता है। ठीक है बेटा, तो यहां पर हम जो भी बात करेंगे वो न्यूक्लियस की बात होने वाली थी। ठीक है, तो देखो हमने रेडियस डिफाइन कर दिया न्यूक्लियस का, वॉल्यूम डिफाइन कर दिया, और क्या डिफाइन कर दिया इसके बाद? डेंसिटी। अब आते हैं कि भैया इसके मास के बारे में बात कर लेते हैं। तो हम अगली फोर्थ हेडिंग लेके आते हैं एएमयू। एएमयू का मतलब हो गया एटॉमिक मास यूनिट। अब एटॉमिक मास यूनिट की जरूरत क्यों पड़ी? तो हमने बोला कि बेसिकली बेटा जो पहले के जमाने में हम 10⁻31 10⁻27 केजीज को हम सिंप्लीफाइड करके लिखना चाह रहे थे। ठीक है ना? हर बार हमें 10 की पावर कितना बोलना पड़ रहा था? 10⁻27 kg। तो हमने स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मास डिफाइन करा। क्या डिफाइन करा? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मास। अब कैसे डिफाइन किया? तो हमने कार्बन का एटम लिया C12 और इसी को इसके नंबर से डिवाइड कर दिया, कितने से? 12। अब आप बोलोगे सर कार्बन ही क्यों लिया? तो बेटा जब AMU डिफाइन हुआ था उस समय कार्बन के सबसे ज्यादा क्या मिला करते थे? आइसोटोप मिला करते थे, और इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो ये किसके बराबर हो गया बेटा? 1 AMU के बराबर हो गया। ठीक है, तो आइसोटोप जो थे सबसे ज्यादा किसके मिलते थे? कार्बन के। इसलिए हमने कार्बन का एटम लिया और उसके मॉलिक्यूलर वेट यानी 12 से डिवाइड कर दिया। मॉलिक्यूलर वेट ही बोलते हैं शायद, मैं तो ए बोलता हूं। ए यहाँ पे क्या हो गया? नंबर ऑफ न्यूक्लियन हो गया। अब इसके बाद एएमयू के बाद हमने क्या करा? सारा डाटा लिख दिया किसमें? एएमयू के अंदर। जैसे मैं आपको बोलूं मास ऑफ प्रोटॉन, फिर यहां पर मैं आपको बोलूं मास ऑफ न्यूट्रॉन, दोनों में लिख के दिखाऊंगा केजी और एएमयू के अंदर, और लास्ट में आ जाएगा मास ऑफ। जल्दी से सोच के बताना, वीडियो को पॉज करना कि प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है कि न्यूट्रॉन का। तो हम बोल देंगे सर न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रल, इसका मास ज्यादा होता है। तो प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, और इसका वेट आता है 1.00727 AMU, और इसका वेट आता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। और अगर मैं इसको AMU में लिखूं तो 1.00866 AMU। U एक तरह का डिनोटेशन है। इलेक्ट्रॉन का मास आप जानते हो,
9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है। इसको अगर लिखना हो तो 0.00055 AMU लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये बातें आपको याद करनी पड़ेगी। हर किसी का मास आपको याद करना पड़ेगा किसमें, AMU में, एटॉमिक मास यूनिट के अंदर, ठीक है। तो हमने आपको बोल दिया कि देखो हमने मास डिफाइन कर दिया किसके अंदर बेटा, AMU के अंदर। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई। क्यों जरूरत पड़ी AMU की, क्योंकि हम हर बार -27 kg नहीं लिखना चाह रहे थे, ठीक है बेटा। तो ये फिफ्थ बात हो गई अपनी। अब अगली सिक्स्थ बात करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं एक AMU के अंदर कितनी एनर्जी है, एनर्जी इन 1 AMU। तो आइंस्टीन के पास चलो, आइंस्टीन के पास चलते हैं। तो आइंस्टीन बोलते हैं E बराबर mc²। तो एनर्जी निकालनी है। अब एक AMU का मास केजी में कितना था, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। सी स्क्वायर को डायरेक्ट लिख रहा हूं 9 इंटू 10⁻16। तो ये नंबर जो आया, हमने क्या करा, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल दिया। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए क्या करेंगे बेटा, डिवाइड भी कर देते हैं। 1.6 इंटू 10⁻90। तो देखो एनर्जी आ गई, एनर्जी इन एक AMU कितनी आ गई, 931, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं एक बार निशान लगा देता हूं, क्या क्या याद करना है। एनर्जी इन 1 AMU याद करनी है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा, एम इलेक्ट्रॉन का मास याद करना है AMU के अंदर। न्यूट्रॉन का मास याद करना है AMU के अंदर। प्रोटॉन का मास याद करना है AMU के अंदर। 1 AMU की वैल्यू याद रखनी है, डेंसिटी याद रखनी है कितनी, 2.3 इंटू 10⁻⁻17 kg। फॉर्मूला याद रखना है रेडियस का। ये सब बातें याद रखनी है, ठीक है बेटा। रेडियस पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से हमने 3 4 5 6 बातें कर ली। अब मैं आपसे पूछूं सेवंथ बात कि बेटा 2 AMU के अंदर कितनी एनर्जी, 2 AMU के अंदर। आप बोलोगे सर डबल कर दो, डबल कर दो मतलब 931 का डबल कर दो। और आधे AMU के अंदर, आप बोलोगे सर आधा कर दो। मैं बोलूं 3 AMU के अंदर, आप बोलोगे 3 गुना कर दो। मैं पूछूं आपसे एनर्जी, अगर मैं आपसे पूछूं एनर्जी इन 1 इलेक्ट्रॉन, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन का मास लेके आओ। अब इलेक्ट्रॉन के पास कितना मास है, 0.00055 AMU, और इसी को मल्टीप्लाई कर दिया 931.5 से। तो ये जो नंबर आया ये भी आपको याद रखना है, 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी आपको याद रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन के पास, कितने के पास बेटा, एक इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होती है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये भी आपको क्या है, याद करनी है। मेरे हिसाब से आपको बातें समझ में आ गई होगी कि एनर्जी इन 1 इलेक्ट्रॉन की बात हुई है। पहले हमने किसकी बात करी, एक AMU के अंदर 931.5 और एक इलेक्ट्रॉन में है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। अब कुछ नोट वाली बातें कर ले, कुछ नोट वाली बातें। क्या क्या बात है कि जो प्रोटॉन कौन हैवी होता था, न्यूट्रॉन होता था। तो न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन जो होता है, ये न्यूट्रॉन इज 1837 टाइम, इसको याद रखना है, 1837 टाइम्स हैवी होता है। हैवी होता है किससे, न्यूट्रॉन से। ये होता है, ठीक है। पहला नोट हो गया कि न्यूट्रॉन जो होता है उसका मास लगभग 1837 टाइम्स, टाइम्स मतलब कितने गुना ज्यादा होता है किससे, न्यूट्रॉन इज, अरे मैंने गलत लिया, न्यूट्रॉन इज 1000 एवरी टाइम, देन इलेक्ट्रॉन आएगा ना, यार गलत लिख दिया, इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से। न्यूट्रॉन इज 1000 टाइम हैवी देन इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन, आपको पता है इलेक्ट्रॉन कितना अमाउंट छोटा होता है, 1837 टाइम्स, ठीक है। मेरे हिसाब से ये बात समझ में आ गई होगी। अब है ना दूसरी बात, न्यूक्लियस का जो शेप होता है वो फजी बॉल होता है ना। फजी बॉल क्या होती है, कोविड का वायरस, या गूगल पे सर्च कर लेना फजी बॉल, गोल सी बॉल आएगी, कांटे कांटे आएंगे। तो न्यूक्लियस का शेप
न्यूक्लियस का शेप कैसा होता है? फजी बॉल, FUZZY, फजी बॉल, ये न्यूक्लियस का शेप होता है जिसकी कोई आउटर बाउंड्री नहीं होती। न्यूक्लियस कि कोई आउटर बाउंड्री नहीं होती, कोई भी कर्व्ड सरफेस नहीं होता है। न्यूक्लियस कैसा होता है? फजी बॉल जैसा होता है जिसकी कोई भी आउटर बाउंड्रीज नहीं होती है। तीसरी बात, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसी एक साइंटिस्ट ने नहीं की थी। न्यूक्लियस की डिस्कवरी को होने में 20 साल लगे थे। अभी 20 साल कब लगे थे वही बता देता हूं मैं आपको। लगभग 1830 से 1850 के बीच में न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई और कोई भी एक बंदे को क्रेडिट नहीं जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने करी थी, उसी तरह से न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसी एक साइंटिस्ट ने नहीं करी थी। तो ये कुछ कुछ बातें हैं जो आपको याद रह जाएं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है बेटा, तो इन पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन लिखता हूं पहले कंप्लीट और फिर उसके बाद फिर से मिलते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखने वाले हैं, जब तक के लिए 2 मिनट का पॉज लेते हैं, मैं क्वेश्चन लिखता हूं। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ टेल्यूरियम 125 ऑफ न्यूक्लियस। यानी टेल्यूरियम 125 का रेडियस आपसे पूछा जा रहा है और बोला जा रहा है कि Al यानी एल्युमिनियम 27 का रेडियस कितना है? Y है। तो हमने इक्वेशन क्या बनाई थी उसके पास चलते हैं। हमने इक्वेशन क्या लिखी थी बेटा, याद करो। R इक्वल टू क्या थी? R0 A⁻⁴ अब 2 इक्वेशन बनानी है। पहले बनाते हैं, टेल्यूरियम का रेडियस पूछा है तो मान लेते हैं टेल्यूरियम का रेडियस है x इक्वल टू R0 और यहां नंबर कितना आ गया? 125 की पावर 1/3। ये इक्वेशन नंबर कौन सी बन गई? 1। अब दूसरे का इक्वेशन का एल्यूमिनियम का रेडियस कितना बोला है? y इक्वल टू A0 और 27 की पावर कितनी हो गई? 1/3। ये कौन सी इक्वेशन बन गई? सेकेंड। दोनों को क्या कर दो? डिवाइड कर दो। जैसे ही आप डिवाइड करोगे R0 से R0 कट गया और इक्वेशन क्या बन गई बेटा? y। अच्छा ऊपर x लिखा है तो क्या लिखोगे? x डिवाइड बाय y इक्वल टू 5/3। तो अपने को क्या गिवन था? y, x पूछा था तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5y/3। ठीक है ना, इस टाइप से क्वेश्चन करना है। 2 इक्वेशन बनाई, टेल्यूरियम का रेडियस पूछा था और एल्युमिनियम का रेडियस दिया था इन टर्म ऑफ y, तो हम y की टर्म में आंसर ला सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अगले मिलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे इसके बाद। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, अगर आयरन 56 का रेडियस a है, अगर आयरन 56 का रेडियस a है तो ऐसा कौन सा न्यूक्लियस है जिसका रेडियस a/2 है। तो फिर से देखो कैसे करेंगे, जैसा जैसा बोला है क्वेश्चन में लिखते चलते हैं। अपने को रेडियस दिया है आयरन का तो क्या लिखोगे? a, r की जगह a बराबर R0 56 की पावर 1/3। ये अपने को दे रखा है। ये हमने कौन सी इक्वेशन बना दी? फर्स्ट इक्वेशन। हमसे पूछा कौन सा न्यूक्लियस होगा तो नहीं पता, तो इसको क्या मान लेते हैं? x बराबर क्या लिखोगे बोलो? R0, सॉरी a/2 दिया है ना, x के कितना लिखना पड़ेगा? a/2 दे रखा है तो ये बोल रखा है a/2 दे रखा है और यहाँ का जो a है, यानी मैं इसको मान लूं, क्या मानूं इसको अब? x मान लेते हैं, ये हमें बताना है, इसकी पावर 1/3। अब फिर से क्या करोगे? 2 इक्वेशन है, दोनों को क्या कर देंगे? डिवाइड। दोनों को डिवाइड कर दिया तो डिवाइड करने से देखो R0 से R0 कट गया, a से a कट गया और 2 पलट के कहाँ आ गया? ऊपर। तो 2 बराबर 56/x की पावर 1/3। दोनों साइड क्यूब कर दो, 8 इक्वल टू 56/x। तो 8 7 या 56, x की वैल्यू कितनी आ गई? 7। अब ये 7 क्या आया है? मास नंबर आया है। क्या आया है? मास नंबर, जिसको हम क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये किसका होता है? हाइड्रोजन हीलियम Li। तो आंसर क्या हो गया? Li, हाइड्रोजन हीलियम और लिथियम। ठीक है ना, तो ये Li हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड।
देखो बच्चा लोग, बेसिकली मैंने क्या करा, क्वेश्चन नहीं था, दो ही क्वेश्चन कराया रेडियस पे। अब मैंने एक साथ हेडिंग लिखी है मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। अब ये इसको समझना, कॉन्सेप्ट को छोटा सा फटाक से समझाएंगे। मास डिफेक्ट क्या है? तो हम ऐसा बोलते हैं, सुनो ध्यान से, कि अगर यहाँ पे ये चार लोग या चार न्यूक्लियॉन है, फट चलो सुनी लो क्लास में कैसे समझाते हैं। हमने बोला अगर किसी व्यक्ति को स्टेबल होना है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा बेटा? बिजनेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बिजनेस करना पड़ेगा। अब बिजनेस करना है तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और इन्वेस्टमेंट करने से चालू होगा बिजनेस, और ये चारों लोग क्या हो जाएंगे? स्टेबल हो जाएंगे। तो इन चारों ने बेसिकली ये सोचा कि हम करते हैं बिजनेस। तो अब सोचो, ये चार मान लो न्यूक्लियॉन है, मान लो न्यूक्लियॉन है, और इन चारों ने सोचा कि हम न्यूक्लियस के अंदर क्या हो जाए? बाउंड होना चाहते हैं। तो इन चारों न्यूक्लियॉन्स ने क्या कंट्रीब्यूट किया होगा? अपना मास कंट्रीब्यूट किया होगा। तो हमने सोचा, मान लेते हैं कि हर न्यूक्लियॉन जो है वो 1 ग्राम का है, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। हर न्यूक्लियॉन कितने ग्राम का? 1 ग्राम का। तो बताओ इनका जो एक्सपेक्टेड वेट था, इनका जो एक्सपेक्टेड, हम बोल रहे हैं इनका जो एक्सपेक्टेड वेट था, हमें लग रहा था कितने ग्राम है? 4 ग्राम। और जब ये न्यूक्लियस के अंदर बाउंड हो गए तो उनका मास, एक्चुअल मास जो निकला, वो मान लेते हैं निकला 3.5 ग्राम। तो उसका मतलब जो आधा ग्राम गया उसको बोल दिया डेल्टा एम। अब डेल्टा एम कितना आ गया? 0.5 ग्राम। तो उसका मतलब क्या डेफिनेशन समझे, कि जब चार लोग बिजनेस करने के लिए सोचते हैं तो उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया? पैसा। और पैसा कंट्रीब्यूट करने के बाद क्या हो गए? स्टेबल हो गए। अब इनके पास पैसा तो है नहीं न्यूक्लियनों के पास, इनके पास क्या है? मास। तो इन्होंने अपना मास कंट्रीब्यूट किया, और मास कंट्रीब्यूट करने के बाद ये न्यूक्लियस में क्या हो गए? बाउंड हो गए। तो जो मास में डिफरेंस आता है उसे ही क्या बोलते हैं? मास डिफेक्ट। जो मास में डिफरेंस आता है उसे ही क्या बोलते हैं बेटा? मास डिफेक्ट। अब मैं आपसे पूछूं कि मास डिफेक्ट कैसे लिखा मैंने, तो बताओ क्या लिखोगे? एक्सपेक्टेड माइनस एक्सपेक्टेड मास, एक्सपेक्टेड जो हमें लग रहा था एक्सपेक्टेड मास माइनस एक्चुअल मास। एक मशीन आती है स्फेरोमीटर, एक मशीन आती है स्पेक्ट्रोमीटर, स्फेरोमीटर नहीं स्पेक्ट्रोमीटर, जिससे न्यूक्लियस का वेट किया जाता है। तो हमें लग रहा था कि 4 ग्राम है, लेकिन जब वजन से तोला तो कितना निकला? केवल 3.5 ग्राम। तो ये हो गया एक्सपेक्टेड मास माइनस एक्चुअल मास। अब इसी को हम क्या क्या लिख सकते हैं? एक्सपेक्टेड में क्या क्या सोचा था हमने कि इसमें कौन कौन होंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का मास। हमें लग रहा था कि इनका क्या है? इनके पास मास है, माइनस, और ये किसका मास आया? न्यूक्लियस का मास ऑफ न्यूक्लियस। अब किसी किसी बुक में क्या होता है ना बेटा, इलेक्ट्रॉन भी दे देते हैं। जैसे एटम हो गया तो इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन का मास तो वैसे ही 1837 टाइम्स कम होता है, किससे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन को आप कंसीडर करो या कंसीडर ना करो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन को अगर कंसीडर करोगे तो लगभग 1840 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। तो ऐसा तो कोई संभव है नहीं, तो आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। आप तो देखो कि आपको कितना मास दिया है, यानी एक्सपेक्टेड मास जो हमें लग रहा है, और एक्चुअल कितना मास है, ठीक है। दोनों को सेपरेट कर दो, और जो डिफरेंस आता है उसे ही क्या बोलेंगे? हम मास डिफेक्ट बोलेंगे। अब बात आती है कि ये मास डिफेक्ट आया, ये मास डिफेक्ट गया कहाँ? ये मास डिफेक्ट गया कहाँ? तो ये मास डिफेक्ट कहाँ गया? यही मास कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। फिर से सुनते हैं, जो मास में डिफरेंस आ रहा है कि हकीकत में न्यूक्लियस का वेट कम निकला जो हमने सोचा था, क्योंकि जो मास डिफरेंस आया उसी के कारण तो हमने बोल दिया क्या डिफरेंस। अब सोचो, जितना पैसा कंट्रीब्यूट करोगे, जितना पैसा कंट्रीब्यूट करोगे उतना ही
जितना पैसा कंट्रीब्यूट करोगे उतने ही तो स्टेबिलिटी की ओर जाओगे। तो ये जो चार लोग हैं, ये चार न्यूक्लियॉन्स हैं, ये जितना ज्यादा पैसा या जितना ज्यादा मास कंट्रीब्यूट करेंगे ये न्यूक्लियस में उतने ही ज्यादा स्टेबल होंगे। तो सोचो मास डिफेक्ट क्या है, तो मास डिफेक्ट क्या है, एक्चुअल एक्सपेक्टेड मास माइनस एक्चुअल मास। या मैं बोलूं कि जो मेरे को लग रहा था कि इसमें इतने प्रोटॉन है इतने न्यूट्रॉन है, उनका मास मैंने दिमाग में सोच लिया, बट जब वेट किया तोला तो उनका मास तो क्या निकला, कम निकला। तो इसलिए हम बोलते हैं ये जो मास डिफरेंस आता है इसे क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट। और इसी मास डिफेक्ट के कारण एनर्जी क्या होती है, रिलीज। और उसी रिलीज एनर्जी को क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप बोलोगे सर 931 कहां से आ गया, तो बेटा मास डिफेक्ट किस में आने वाला है, केजी में आएगा कि एएमयू के अंदर आएगा। तो आप बोलोगे सर सारा न्यूक्लियस का मास तो हम ए एम यू में मेजर करने वाले हैं, तो मास डिफरेंस भी यानी डेल्टा एम भी किस में आएगा, एएमयू के अंदर आएगा। और एक एएमयू की एनर्जी कितनी होती है, 931.5। तो इसलिए बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया, ई बराबर एम सी स्क्वेयर। तो यहां पर एम नहीं है, मास डिफेक्ट डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर है। बात समझ में आ गई। अब डेफिनेशन बोलनी हो तो कैसे बोलेंगे, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस। मान लो बेटा बिजनेस नहीं चलता तो क्या करते, चारों लोग अपना अपना इन्वेस्टमेंट लेते और घर आ जाते। तो हम क्या बोलेंगे, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रीओपन दी न्यूक्लियस, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रीओपन दी न्यूक्लियस। मैं आपको बताऊं बेटा, देखो हम 1 घंटे में खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, इतना जल्दी जल्दी नहीं पढ़ाता हूं मैं, लेकिन आप सोचो पूरा चैप्टर हम 1 घंटे में खत्म कर रहे हैं और क्वेश्चन भी करा रहे हैं। तो मेरी बात को समझना, थोड़ा सा फास्ट पढ़ाता हूं मैं, है ना, बीच में बोलना भूल जाता हूं बार बार, क्योंकि ये सब चीजें क्लास में 3-4 लेक्चर में लगती है और मैंने 26 मिनट के अंदर कवर करी है। तो थोड़ा सा आपको भी मेरे साथ मिलना पड़ेगा, मतलब है ना, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मास डिफेक्ट हो गया और बाइंडिंग एनर्जी हो गई, ठीक है। मेरे हिसाब से दोनों चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी के आगे चलते हैं। अब आएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। अब ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या है, तो हम बोलते हैं, देखो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो बेटा यहाँ पे ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है A1 और दूसरा न्यूक्लियस यहाँ बना दिया हमने सेकेंड। अगर मैं आपको इनकी बाइंडिंग एनर्जीज दूं, इसकी बाइंडिंग एनर्जी 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसकी 40 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आप बोलोगे बताओ कौन सा स्टेबल, तो आप बोलोगे सर इसके पास ज्यादा एनर्जी है, तो उसका मतलब इसमें मास डिफेक्ट ज्यादा हुआ होगा। अभी मैं क्लियर करूंगा वापस से। अभी तो मेरे को बताओ अगर बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा तो उसका मतलब एनर्जी ज्यादा निकली होगी, तो मास कंट्रीब्यूट ज्यादा हुआ होगा, तो सेकंड क्या हो गया, मोर स्टेबल। लेकिन अगर मैं आपको इनके नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन बताना चालू करूं, जैसे मैं बोलूं पहले वाले के पास केवल 5 न्यूक्लियॉन है और इसके पास कितने हैं, 20 न्यूक्लियॉन है, तो अब आओ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो आप बोलोगे देखो क्लास में 20 रुपए थे, 5 लोगों में बांटने थे, हर किसी के पास कितनी एनर्जी आई, 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ की बात करें तो क्लास में 40 रुपए थे और 20 बच्चे थे, हर किसी के पास कितनी बाइंडिंग एनर्जी आई, 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बताओ कौन ज्यादा स्टेबल हुआ, फर्स्ट स्टेबल हुआ। तो हम बोल रहे हैं कि हमारे पास अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर आता है तो स्टेबिलिटी के ऑर्डर में प्रायोरिटी किसे जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन को जाएगी, ठीक है ना। अब देखो मैं कुछ बात समझा रहा हूं, उसको समझना ही बहुत जरूरी है, सुनो। यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, यहाँ पर भी एक न्यूक्लियस है, ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। इसका मास और इसका मास, हमने बोल दिया सेकंड जो है वो स्टेबल है, तो इसका मास हमेशा कम निकलेगा और इसका मास हमेशा ज्यादा निकलेगा। यहां से यहां जाने में मास डिफेक्ट बढ़ेगा तभी तो स्टेबल होगा। इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम रहेगी और इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा रहेगी।
तभी तो सोचो, अगर वो स्टेबल है, सेकंड वाला स्टेबल है, तो उसका मास कम हो रहेगा। तभी तो मास, जितना मास कम रहेगा उतनी ही एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। उतनी ही एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो इसलिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा रहेगा। इसको इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से रखना है ना। बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, कि अगर सेकेंडरी न्यूक्लियस स्टेबल है, सेकेंडरी न्यूक्लियस अगर स्टेबल है, तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा है। तो उसका मतलब उसका मास डिफेक्ट ज्यादा है, उसका मास कम है। ठीक है, अब देखो 5 सेकंड के अंदर कुछ बातें बताता हूं, सुनते चले। ग्राफ होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का, उस पर डिस्कस नहीं करेंगे, 12th का ग्राफ है। ऐसा ग्राफ होता था, ऐसा ग्राफ, ये होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का ग्राफ। सबसे ऊपर कौन आता है, आयरन। आयरन 56, इसकी एनर्जी आती है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नंबर आपको मैंने बता ही दिया, 56 होता है। हाँ, वैसे तो बहुत सारी बातें बताने की है, बट इतना टाइम नहीं है। ये हो गया 235। ठीक है, ये बीच वाला जो रीजन होता है ये स्टेबल होता है। हर कोई चाहता है हम स्टेबल रीजन में आए। ये स्टेबल रीजन 40 से लगभग 150 के बीच में होता है। न्यूक्लियस क्या है, एक बूंदी का लड्डू है। न्यूक्लियस क्या है, एक बूंदी का लड्डू। छोटा अगर साइज रहेगा तो दो छोटे छोटे न्यूक्लियस मिलके एक मॉडरेट न्यूक्लियस बनाने की कोशिश करेंगे, तो क्या हो गया, फ्यूजन। एक बड़ा लड्डू अनस्टेबल होता है, टूट जाएगा दो मॉडरेट लड्डू में, तो ये क्या हो गया, फिशन। इसको बोल दिया फिशन, और इसे क्या बोल दिया, फ्यूजन। तो देखो, हर कोई कहाँ आना चाहता है, एक मॉडरेट लड्डू बनाना चाहता है। बूंदी का लड्डू क्या है, बूंदी का न्यूक्लियस क्या है, एक बूंदी का लड्डू है। बूंदी का लड्डू, अगर लड्डू का साइज बहुत छोटा रहेगा टूट जाएगा, बड़ा रहेगा टूट जाएगा, मॉडरेट रहेगा परफेक्ट रहेगा। तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि बूंदी का जो लड्डू है उसमें नंबर ऑफ बूंदीज की संख्या लगभग 150 से 150 के आसपास हो, तो वो मॉडरेट लड्डू है, एक अच्छा लड्डू है, स्टेबल लड्डू है। ठीक है, ध्यान रखें, आयरन का न्यूक्लियस सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। पीरियोडिक टेबल में इनर्ट गैसेस स्टेबल दिखाई गई हैं, तो वो उनके इलेक्ट्रॉन के बिहाफ पे, उनका एटम की बात हो रही है। इनर्ट गैसेस क्या हैं, स्टेबल है, जानते हो, तो उनके एटम स्टेबल है। लेकिन किस एटम का न्यूक्लियस सबसे ज्यादा स्टेबल है, आयरन का न्यूक्लियस सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि उसकी पर न्यूक्लियॉन बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा है। ठीक है, इसके बाद एक न्यूक्लियर फोर्स का ग्राफ आता है, उस पर अपन चर्चा नहीं कर रहे, हम इसके बाद क्वेश्चन कराते हैं। 2 क्वेश्चन करवाए थे, हम आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। मैं क्वेश्चन लिख दूं, उसके बाद वीडियो को फिर से स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, एक क्वेश्चन लिखा है, सॉल्यूशन में लिखा है, क्योंकि सॉल्यूशन में केवल कैलकुलेशन है। क्या है, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम न्यूक्लियस इफ मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस इज 4.0015 AMU। ठीक है, यानी अपने को ये हीलियम का मास दे दिया गया है, तो बच्चे क्या करते हैं ना, डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सोचो, मैंने तो अभी हीलियम का मास दिया है, वो तो स्पेक्ट्रोमीटर से तोला, वेट किया, जब उसका मास निकला ना, हीलियम में 2 प्रोटॉन और दो, बोलो बोलो, हीलियम के अंदर बात करें तो हम बोलेंगे 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। हाइड्रोजन के बाद कौन आता है, हीलियम। तो हीलियम के अंदर हमने बोल दिया, देखो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, तो 2 प्रोटॉन हो गए, 2 न्यूट्रॉन हो गए, दोनों को मल्टीप्लाई किया 2 से, उनके मास से। तो जो ये आपको दिख रहा है, ये वाला मास, ये वाला मास दिख रहा है, ये कौन सा मास हो गया, एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड, हमें लग रहा था कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का मास इतना होना चाहिए, बट हकीकत में अपने को कितना मास दे रखा है, ये दे रखा है। तो सोचो, एक्सपेक्टेड मास ज्यादा हुआ ना, तभी तो क्या निकाला यहाँ पर, मास डिफेक्ट। इसका मतलब ये वाला जो 0.0303 वाला मास है, ये कहाँ चला गया, इन्वेस्ट हो गया, और इसी के कारण क्या रिलीज हुई, एनर्जी। और ये रही एनर्जी 20, देखो ये क्या है, डेल्टा एम इंटू 931.5 को मल्टीप्लाई करा दिया, और यहां से एनर्जी आ गई 28.28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आया। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, मास डिफेक्ट। एक्चुअल दिया है
एक्सपेक्टेड सोचना पड़ेगा, दोनों का डिफरेंस ही क्या आएगा, डेल्टा एम, और डेल्टा एम को 931.5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। लो बेटा, अगला फोर्थ क्वेश्चन के साथ पूरी कैलकुलेशन करके लेके आए। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैलकुलेट, क्वेश्चन में क्या लिखा है, कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड क्यू इन अ गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन। अब रिएक्शन क्या दे रखा है, अगर आपको दिख रहा हो तो रिएक्शन में दिया है ए बी से सी और डी बन रहा है। ये ए का मास एएमयू के अंदर, बी का मास एएमयू के अंदर, सी का मास एएमयू के अंदर और डी का मास भी एएमयू के अंदर दिया है। अब सोचो, प्रोडक्ट जो बना है, प्रोडक्ट का मास हमेशा क्या रहेगा, कम, क्योंकि प्रोडक्ट अगर बना है तो उसका मास कम है, रिएक्टेंट से बना होगा, तो जब रिएक्शन हुई होगी तो मास कंट्रीब्यूट हुआ होगा, और मास जो कंट्रीब्यूट हुआ होगा उसी के कारण एनर्जी क्या हुई होगी, रिलीज हुई होगी। तो इसका मतलब हमेशा प्रोडक्ट का मास कम निकलेगा। देखो मैंने आपको बताया भी था, एक बार फिर आते हैं ऊपर। देखो यहाँ बता रखा है कि प्रोडक्ट का मास हमेशा क्या रहने वाला है, कम रहने वाला है। तो हम भी वही कह रहे हैं बेटा यहाँ पे कि प्रोडक्ट का मास कैसा है, कम। तो हमने क्या करा, ये जो ए और बी था ये हो गया एक्सपेक्टेड मास, कि हमें ऐसा लग रहा था कि इतना मास होगा, और जब सी और डी को जोड़ा तो उतना मास नहीं निकला, कम निकला। तो यही मास डिफरेंस निकाला तो क्या बोल दिया इसे हमने, मास डिफेक्ट। और जैसे ही मास डिफेक्ट निकल गया उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 931 से, तो क्या निकल जाएगी, रिलीज्ड एनर्जी, या निकल जाएगी क्या, बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन को लिख के लाता हूं। ये मैंने सॉल्यूशन इसलिए लिखा बेटा क्योंकि जो कैलकुलेशन है प्लस माइनस जोड़ बाकी गुणा भाग, इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, यू नीड अ कैलकुलेटर। तो ये भी हो सकता है आपको एग्जाम में खुद करना पड़े। टाइम बच गया, कैलकुलेशन आपके सामने है। अब सोचो 1.0072 को जोड़ना पड़ता मेरे को, टाइम खिंच जाता, आपका टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लेके आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं। ठीक है ना, अगला नंबर हो गया 5। ठीक है, देखो क्वेश्चन है, कैलकुलेट रिलीज्ड एनर्जी क्यू इन अ गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन। अब ये रिएक्शन ए बी सी डी, अब यहां पर अपने को बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दी गई है। जैसे इसमें हमने बोल दिया नंबर ऑफ न्यूक्लियन 5 है, इसमें बोल दिए 15, तो बताओ टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन ने कितना पार्टिसिपेट किया, 20। तो हमने बोल दिया 10 इसके पास गए, 10 इसके पास गए। अब इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी है, 5, इसकी है 10, इसकी भी हमने लिख दी यहाँ पे 20, और इसकी लिख दी 30। और ये सारी एनर्जी किसके अंदर आई, किसकी है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अब सोच, अब बताओ मेरे को सॉल्यूशन की अगर बात करें, मेरे को बताओ, इसका मतलब हुआ एक क्लास में 5 बच्चे थे और हर किसी के पास 5 रुपीज थे, तो इसका मतलब ए के पास टोटल कितनी बाइंडिंग एनर्जी हो गई, 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लास में टोटल 15 बच्चे हैं, हर बच्चे के पास 10 रुपए हैं, तो बी के पास कितनी एनर्जी हो गई, 150 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। क्लास में 10 बच्चे हैं, हर किसी के पास 20 रुपीज है, तो कितनी एनर्जी हो गई, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10 बच्चे, हर किसी के पास 30 रुपीज, तो कितनी एनर्जी, 300 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सोचो प्रोडक्ट के पास कितनी बाइंडिंग एनर्जी आ गई, 500 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और रिएक्टेंट के पास कितनी रह गई, 175 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो डिफरेंस आएगा वही तो एनर्जी क्या हो गई, रिलीज। तो 500 में से 175 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगी क्या, बाइंडिंग एनर्जी, रिलीज बाइंडिंग एनर्जी। देखो फिर से समझते हैं, कंफ्यूजन ना हो, सुनना वापस से एक बार। देखो जो मैं समझा रहा हूं बार बार, जो इंपॉर्टेंट लगाया है, प्रोडक्ट का मास हमेशा कम आएगा। देखो मैंने लिखा रखा है, देखो प्रोडक्ट का मास हमेशा क्या आएगा, कम आएगा, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या आएगी, ज्यादा आएगी, तभी तो प्रोडक्ट कैसा रहेगा, स्टेबल रहेगा। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, तो हमेशा प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। एक छोटा सा क्वेश्चन और लिखते हैं, यहीं पे लिख देता हूं डायरेक्ट, है ना। मैं पूछ रहा हूं इसमें से कौन कौन सी रिएक्शंस पॉसिबल हैं, हम पूछ रहे हैं कौन कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है। ये ग्राफ कुछ बनाया हमने कुछ ऐसा, देखो
ये ऐसा ग्राफ बना दिया। अब यहाँ पर बना दिया मैंने ए, यहाँ पर लिख दिया बी, यहाँ पर लिख दिया सी, और यहाँ पर लिख दिया डी, और इसको लिख दिया ई, और इसको लिख दिया एफ। अब देखो कौन कौन सा मैं पूछ रहा हूँ रिएक्शन पॉसिबल है। देखो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं ए प्लस बी मिलके क्या सी बना सकते हैं, तो आप बोलोगे हाँ। क्यों? क्योंकि सी कहां पर है बोलो, पीक पे। आपने पढ़ा होगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ, यानी सी की बाइंडिंग एनर्जी सडन ज्यादा है। तो सी कैसा है? सी कैसा है? स्टेबल है। अब क्या मैं पूछूं ए प्लस बी मिलके डी बना सकते हैं या डी प्लस ई बना सकते हैं? नहीं। दो छोटे छोटे लड्डू मिलके एक मॉडरेट लड्डू बना सकते हैं, हैवी लड्डू नहीं बना पाएंगे। सोचो ए और बी का साइज छोटा है, तो ए और बी मिलके सी बना पाएंगे, डी नहीं बना पाएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं एफ क्या टूट सकता है डी प्लस ई में, तो आप बोलोगे हाँ। एक हैवी, ये वाला कौन सा न्यूक्लियस आ गया? एफ, हैवी न्यूक्लियस, हैवी न्यूक्लियस। और ये कैसे हो गए? मॉडरेट न्यूक्लियस। एक बड़ा लड्डू दो मॉडरेट लड्डू में टूट सकते हैं? हाँ टूट सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं क्या एफ ए और बी बना पाएगा, तो आप बोलोगे नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक हैवी न्यूक्लियस, एक बड़ा लड्डू दो छोटे छोटे लड्डू में कभी भी नहीं टूट सकता है। ठीक है बेटा, तो हम बोल सकते हैं ये पॉसिबल नहीं होगा। तो या तो दो मॉडरेट लड्डू दो, या फिर दो ऐसे लड्डू दो जिनका साइज कंपेरेबल हो। आई गेस आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। 6 क्वेश्चन हो गए, थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे इसके बाद न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन नहीं नहीं, फिशन, फिशन, न्यूक्लियर फिशन। देखो न्यूक्लियर फिशन की बात करते हैं, हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि देखो बेटा मैंने 5 लेक्चर का टॉपिक या 4 लेक्चर 5 लेक्चर का टॉपिक जो कि 1.5 घंटे का होता है उसको 40 मिनट में खत्म करने की कोशिश की है विद क्वेश्चंस। तो थोड़ा सा आपको भी चीजों को समझना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको भी समझना पड़ेगा। हमारा मेन टारगेट अभी ये है कि आपको क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस कराया जाए, है ना, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाए। तो अब न्यूक्लियर फिशन समझते हैं होता क्या है। जैसे मैं आपको हल्का सा बता देता हूं कि यूरेनियम 235 पे बॉम्बार्डिंग की जाती है न्यूट्रॉन की, और बनाया जाता है यूरेनियम 236, और ये टूटता है बेरियम प्लस क्रिप्टन में। साथ में निकलते हैं 3 न्यूट्रॉन, और साथ में निकलते हैं 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। या बेरियम जीनॉन प्लस स्ट्रॉन्शियम में टूटता है, साथ में निकलते हैं 2 न्यूट्रॉन, और इसमें भी निकलती है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, मतलब 12th क्लास की बात है, बट वो तो है, हो ही चुका है। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं सुने। नंबर ऑफ क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में, नंबर ऑफ एटम निकालने का फॉर्मूला है, तो यहां पे भी वही बोल रहे हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियस निकालने का तरीका। क्या निकालते थे बेटा? मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू Na, ऐसे निकालते थे ना। तो बताओ एक न्यूक्लियस के टूटने से कितनी एनर्जी निकल रही है? कि सर 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर इतने नंबर ऑफ न्यूक्लियस टूटे, कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू Na। तो बताओ एनर्जी कितनी आएगी? एनर्जी कितनी आएगी? तो आप बोलोगे देखो ये तो हो गया नंबर ऑफ न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस की कितनी एनर्जी थी? 200। तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू Na, ये हो गए नंबर ऑफ न्यूक्लियस, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। अब मैं पूछूं पावर, तो पावर क्या है? एनर्जी अपॉन टाइम। इसी फॉर्मूले को यानी एनर्जी अपॉन टाइम लिख देंगे, तो क्या बन जाएगी? पावर बन जाएगी। आई गेस आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि एक न्यूक्लियस के टूटने से कितनी एनर्जी निकलती है बेटा? एक न्यूक्लियस के टूटने से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। तो अगर इतने नंबर ऑफ न्यूक्लियस टूट गए तो हम बोलेंगे कितनी एनर्जी निकलेगी? तो सबसे पहले हमने नंबर ऑफ न्यूक्लियस निकाले, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू Na इनटू 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
अब एक छोटी सी ट्रिक ए आंसर से सुन के जाओ। देखो, हर बार हमें एन ए और 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं बोल दूं कि इनको मल्टीप्लाई करके एक मूवी का नेम बनता है और मूवी का नेम है 1920 और 10 की पावर 10, ये यूनिट किस में आएगी? जूल में। तो अगर आपको याद हो 1920 एक हॉरर मूवी आई थी, तो हमें क्या होगा बेटा, हर बार एन एवोगैड्रो नंबर को 200 मेगा का मतलब 10 की पावर 6, इलेक्ट्रॉन का मतलब 1.6 इंटू 10 की पावर -19 आ गया, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने इनको मल्टीप्लाई करके एक मूवी का नाम बना लिया, और मूवी का नाम क्या बना? 1920, 10 की पावर खुद ही 10, लेकिन यूनिट का ध्यान रखना जूल में आएगी। ठीक, तो मैंने आपको कितने क्वेश्चन कराए थे बेटा? अभी लगभग 6। अगला क्वेश्चन मैं लिखता हूं 7th क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 7th लिखते हैं। देखो बेटा, एक क्वेश्चन नंबर 7th लिखा है मैंने। क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल व्हेन हाफ केजी ऑफ यूरेनियम 235 इज फिशन। यानी आधा किलो फिशन कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कितनी एनर्जी बनेगी इससे। ठीक है ना? तो देखो, क्वेश्चन एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? सॉल्यूशन का हमने लिखा था। सॉल्यूशन की बात करें तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखा था? याद करो, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब मास कितना है? 500 ग्राम, क्योंकि वहां पे आपको पता हो तो मास ग्राम में लिखा जाता है। अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना है बेटा? 235 इंटू, मैं फॉर्मूला लिखता हूं पहले ताकि आपको क्लियर हो, क्योंकि बिल्कुल हम जीरो लेवल से पढ़ रहे हैं। एनर्जी का फॉर्मूला क्या था बेटा? मैं फिर से लिख रहा हूं पूरा ही, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू एन ए इंटू 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई हमें जल्दी खत्म थोड़ी करना, हमको तो समझाना है आपको। तो देखो, इस चीज को हमने याद करवाया था, और इस चीज को हमने याद करवाया था मूवी के नेम पे, हॉरर मूवी 1920 और 10 की पावर खुद ही 10 और जूल। तो अब देखो, अब फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? एनर्जी, मास कितना दिया है? 500 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 235 ग्राम इंटू डायरेक्ट 1920 इंटू 10 की पावर 10 जूल। अब देखो, कुछ सीखते हैं, देखो ध्यान से। देखो, जीरो इकट्ठे करते हैं, सीखो चीजों को, सीखो। देखो कितने जीरो है? 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे और 10 यहाँ पे। तो हमने क्या करा? लिख दिया ऊपर 5 इंटू 192 अपॉन 235 इंटू 10 की पावर 10, 11, 12, 13, ये आंसर आ गया 13 जूल। अब और सोचो, यहाँ पे लगभग लगभग ये हमारा क्या हो गया? आंसर। आगे सॉल्व कर लेना बेटा आप, ठीक है? ये इस तरह से जीरो को इकट्ठे करो, बाकी न्यूमेरिकल नंबर देख लो। और तरीका बताऊं तो 192 अपॉन 235, 192 अपॉन 235 को अगर देखें तो मोटा मोटा एक अप्रोक्सीमेट नंबर आ जाता है 0.8 लगभग, मतलब वो 200 के आसपास है, 235 है। तो 0.8 या पॉइंट यहाँ 9 तो नहीं आएगा, 0.8, तो 8 5 14, मतलब शुरू का नंबर लगभग 4 आना चाहिए अप्रोक्सीमेट। ठीक है? तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अगला क्वेश्चन नंबर 8 लेके आया हूं मैं। देखो ये लिखा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा? देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फिशन रिक्वायर्ड, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फिशन रिक्वायर्ड टू जनरेट 1 किलो जूल एनर्जी। कितने फिशन लगेंगे जिससे हम 1 किलो एनर्जी क्या कर पाए? जनरेट कर पाए। ठीक है? तो अब कैसे करेंगे? इसमें लगेगा यूनिटरी मेथड। क्या लगने वाला है? यूनिटरी मेथड। कि एक फिशन से बनती है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। तो अगर 1 किलो का मतलब हो गया 10 की पावर 3 जूल बनानी हो, तो हमें एक्स फिशन कराने पड़ेंगे। हमें कितने फिशन कराने पड़ेंगे? एक्स फिशन। और एक फिशन से कितनी एनर्जी बोलो? एक्स इंटू 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 10⁻³ अपॉन 200 मेगा का मतलब 10 की पावर 6 और इलेक्ट्रॉन का मतलब 1.6, 10 की पावर -19। ये क्या आ गया? नंबर ऑफ फिशन। सॉल्व कर लो इसे। देखो, जीरो इकट्ठे करो, 6 और 2 8 और माइनस का 19, ऊपर तो 10 की पावर 3 इंटू
देखो फिर से 8, भाई 6 और 2 8, 8 और माइनस का 19, तो कितना हो गया माइनस का 11, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 11, और नीचे कितने नंबर आ गए 3.2, 3.2, तो कितना नंबर हो गया 11 की 10 की पावर 14, तो 1/3 अप्रोक्सीमेट 10 की पावर 14, ये नंबर ऑफ क्या आ गए, नंबर ऑफ फिशन। समझ गए बात, ये इस तरह से नंबर ऑफ फिशन हमने निकाल दिया। इस तरह से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। फिर से सुनते हैं एक बार। एक फिशन से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, कितने फिशन करें, एक्स कितनी बनानी हो 10 किलो जूल, सॉरी 1 किलो जूल, किलो का मतलब 10 की पावर 3। कैलकुलेशन पार्ट देखो कैसे करा, सबसे पहले जीरो इकट्ठे कर लो, माइनस का 19 था, 10 की पावर 6 और 10 की पावर 2 8 हो गए, माइनस का 19 प्लस का 8 माइनस का 11, ऊपर गया प्लस बन गया, तो 11 था, माइनस का ऊपर गया प्लस का बन गया, 11 प्लस 3 14, और नीचे आ गया लगभग 1.3 अप्रोक्सीमेट। ठीक है, समझ गए। अगर नहीं समझे फिर से रिपीट करके देखना, मैं बार बार कह रहा हूं, एक लेक्चर में खत्म कर रहे हैं, समझा करो बातों को, चीजें ना थोड़ा सा आपको भी समझना पड़ेगा। सॉल्यूशन अगले का, फाइंड द मास ऑफ यूरेनियम 235 रिक्वायर्ड टू जनरेट 10 मेगावाट पावर। आ गई पावर, आ गई पावर का फॉर्मूला बोलो क्या था, पावर का फॉर्मूला क्या था, एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम। अब देखो पावर कितनी है 10 मेगा 10 की पावर 7, एनर्जी का फॉर्मूला मास ग्राम में अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 235 इंटू टाइम इंटू मूवी का नेम, अबे मूवी का नाम याद रखो, 1920 10 की पावर 10। अब बताओ क्या पूछा है कि नंबर ऑफ फिशन, नहीं मास पूछा है, तो मास टाइम को कितना लोगे 1 सेकेंड, तो मास की वैल्यू क्या हो गई, सबको उधर भेज दो, 235 इंटू 10 की पावर 7 अपॉन 1920 की जगह 192 और 10 की पावर कितना चढ़ा दिया 11, देखो लगभग लगभग 1, मतलब 1.1 मान लेता हूं चलो, और इसको लिखो 10 की पावर 7 प्लस और माइनस का 11, ऊपर आएगा, ऊपर आएगा ना भाई, तो कितना हो जाएगा माइनस का 11, तो 7 8 9 10 11, तो कितना बचेगा माइनस का 4 ग्राम। ये इतना मास चाहिए इतनी पावर जनरेट करने के लिए। अब देखो टाइम था ना पर सेकेंड, तो हम कैसे बोलेंगे इतना मास चाहिए पर सेकेंड। पावर के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा पावर का, कि इतना मास, कितना मास कि 1.1 10 की पावर -4 ग्राम पर सेकेंड कंज्यूम होगा, तभी तो पावर आएगी, पर सेकेंड कंज्यूम होगा, तब जाके हमें 100 मेगावाट पावर मिलेगी। समझ गए बात, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 9। तो यहां पर बेटा हम न्यूक्लियर फिजिक्स को खत्म करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं रेडियो एक्टिविटी। ठीक है ना, हमने लगभग सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, अब स्टार्ट करते हैं रेडियो एक्टिविटी। हेडिंग आ जाएगी हमारी रेडियो एक्टिविटी। आप अगर वीडियो देख रहे हो तो थोड़ा सा कमेंट वगैरह लिया करो, मैं रिप्लाई करता रहता हूँ, मेरे को भी मजा आ रहा है आजकल ऑनलाइन पढ़ाने में। रेडियो एक्टिविटी क्या है तो मैं आपको छोटा सा बता दूं 5 मिनट के अंदर। हाँ सुने, जो न्यूक्लियस, जैसे हमने यूरेनियम को तोड़ा था, बेरियम और क्रिप्टन में टूटा था, तो बेरियम और क्रिप्टन रेडियो एक्टिव होते हैं। अब आप बोलोगे सर कैसे पता कि वो रेडियो एक्टिव होते हैं, तो हम बोलते हैं बेटा जिन न्यूक्लियस का न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का साइज, फिर से बोल रहा हूं, जिन न्यूक्लियस का न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का रेशो, पता नहीं शायद साइज बोल दिया था पहले, न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का रेशो इक्वल टू 1 नहीं होता, वो रेडियो एक्टिव होते हैं। क्या मतलब, सुनो सुनो सुनो, जैसे एग्जाम्पल ऑक्सीजन, नहीं कार्बन 14 होता है यार, ऑक्सीजन 14 नहीं होता, कार्बन 14। अब देखो कितने न्यूट्रॉन आ गए 8, कितने प्रोटॉन रह गए 6, ग्रेटर देन 1, तो ऐसा एलिमेंट क्या होता है रेडियो एक्टिव होता है, जिसमें न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का रेशो 1 नहीं होता।
ही 1H3 ट्रीट्रियम, 1H3 ट्रीट्रियम। तो ये एलिमेंट ऐसे हैं जो कि कैसे हैं, रेडियो एक्टिव हैं। ठीक है, अब ये कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। सुने, ये एलिमेंट कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि आपने बोला सर इनके तो N/P का रेशियो 1 नहीं था। रेडियो एक्टिव में क्या हो गया, इनके N/P का रेशियो 1 नहीं था। तो भैया स्टेबल कब होगा, तो ये है अनस्टेबल, ये है अनस्टेबल। और ये स्टेबल कब होंगे बोलो, तो हम बोलेंगे जब N/P का रेशियो क्या हो जाए, 1, स्टेबल हो जाएंगे। ये है बात कि अच्छा अनस्टेबल कैसे, कि न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का रेशियो 1 नहीं था। और अगर स्टेबल कब है, जब N/P का रेशियो क्या हो जाए, 1। तो क्या करते हैं बेटा, ये ऐसे न्यूक्लियस अपने अंदर से एमिशन करना चालू करते हैं। अपने अंदर से क्या चालू करते हैं, एमिशन करना। किसकी फॉर्म में करते हैं, देखो ये मैंने बनाया एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट। क्या बनाया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इसके अंदर से क्या क्या निकलेंगे, अल्फा बीटा गामा। क्या क्या निकलेंगे, अल्फा निकलेगा। बहुत डिटेल में नहीं बता रहा है ना, ये नहीं बता रहा कि पहले कौन घूमेगा लेट कौन घूमेगा, माफी चाहूंगा समय नहीं है, इतना डिटेल में बताने का टाइम नहीं है। दो अलग अलग चैप्टर को 1 घंटा 10 मिनट में कर रहे हैं, है ना। वैसे काम का भी नहीं है, 12th बोर्ड हो गया, तो हमने बोल दिया बीटा और गामा। अब गामा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि मासलेस और चार्जलेस है। अल्फा मतलब कौन, हीलियम, जिसके पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। बीटा दो तरह के पढ़ाने वाला हूं, एक होते हैं बीटा प्लस और एक होते हैं बीटा माइनस। तो ये डी के आपको पढ़ना है। गामा काम का नहीं है, गामा मारेगा नहीं, वो वाला गामा नहीं, गामा वेव्स है, मासलेस चार्जलेस है। तो ये किसी भी पास से डेविएट नहीं होते हैं। तो हमें 3 चीज पढ़नी है, अल्फा प्लस बीटा और माइनस बीटा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्लस अल्फा डीके की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं किसकी, अल्फा डीके। सबसे पहले शुरुआत करते हैं किसकी, अल्फा डीके। अब अल्फा का मतलब क्या बताया मैंने, हीलियम। देखो जैसे कोई भी न्यूक्लियस है, ऐसा ऐसा नहीं बनाते, लिख के बताते हैं। जैसे कैसे लिखते हो आप, एक्स ए जेड। अब सोचो इससे अगर अल्फा निकल गया तो हम बोलेंगे देखो ये बन गया वाई। एक अल्फा में हीलियम होता है ना, हीलियम का मतलब हो गया 2 4। तो उसका मतलब यहाँ पे A-4, 4 न्यूक्लियन चले गए और 2 प्रोटॉन निकल गए, और साथ में क्या निकली, एनर्जी। साथ में क्या निकली, एनर्जी। तो अगर किसी पार्टिकल, पार्टिकल नहीं न्यूक्लियस से अगर अल्फा डीके हो रहा है तो एक अल्फा कितने न्यूक्लियन लेके जाएगा, 4। एक अल्फा 4 न्यूक्लियन लेके जाएगा और 2 प्रोटॉन लेके जाएगा। अब एक चीज और बताऊं, सुनो, इसका जो है वो मास ज्यादा रहेगा क्योंकि इसी से तो अल्फा निकला है, और इसका मास क्या रहेगा, कम। कल एक क्वेश्चन करवाया था गोली और बंदूक का, याद है। तो सोचो इनिशियल मोमेंटम कितना, इनिशियल मोमेंटम 0। तो यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लो, क्योंकि कुछ लोग फॉर्मूला लेके आते हैं, मैं डायरेक्ट याद कर रहा हूं, सुनो। 98% एनर्जी, डायरेक्ट 98% एनर्जी किसके पास रहेगी, अल्फा के पास। 98% एनर्जी इज विथ अल्फा। किसका, क्यू का 98%। और 2% एनर्जी जाएगी किसके पास, वाई के पास। ऐसे याद रख लो डायरेक्ट। आप तो एक न्यूमेरिकल भी हाथों हाथ करवाई देता हूं। देखो अगर रिलीज्ड एनर्जी 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती एग्जाम्पल, तो अल्फा के पास कितना आता, 19.8, डायरेक्ट लो आंसर। और कौन बच रहा था, वाई, इसके पास आता 0.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डायरेक्ट। तो मैक्सिमम एनर्जी इसके पास जाएगी जिसका मास कम है। सोचो बंदूक से जब गोली चलाई थी तो वो बंदूक के पास
कितनी एनर्जी थी? कम। गोली के पास ज्यादा थी, क्यों? उसका मास कम था। अभी क्वेश्चंस भी करेंगे, फिर से रिपीट करते हैं। एक अल्फा कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन लेके जाएगा? 4। और कितने प्रोटॉन लेके जाएगा? 2। ठीक है। अब आते हैं किस पे? बीटा डीके पे। अब आते हैं किस पे? बीटा डीके पे। देखो बेसिकली बेटा दो तरह के डीके होते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पर बीटा माइनस डीके। ये कब होता है? जब न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का जो रेशियो होता है वो ग्रेटर देन क्या हो? 1। इसका मतलब कि एक ऐसा न्यूक्लियस जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो, किससे? प्रोटॉन से। एक ऐसा न्यूक्लियस जिसमें कौन ज्यादा हो? न्यूट्रॉन ज्यादा हो। आपको मैंने बताया था कि न्यूट्रॉन का मास जो होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी है मैंने बेटा, जनरली बीटा डीके मीन्स बीटा माइनस डीके। क्या मतलब हुआ? अभी समझाते हैं, 5 मिनट रुको। अगर मैं कह रहा हूं कि न्यूट्रॉन ज्यादा है, इसका मतलब न्यूट्रॉन ज्यादा है तो उसका मतलब एक न्यूट्रॉन का एक प्रोटॉन में बदलना जरूरी है। सोचो, अगर न्यूट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन कम है और न्यूक्लियस के अंदर ही एक न्यूट्रॉन बदल जाए प्रोटॉन में, नहीं आया समझ में? देखो एक क्लास के अंदर सॉरी बेटा, अगर 10 बॉयज हैं और 5 गर्ल्स हैं तो मैं कह रहा हूं एक बच्चे को इधर बिठा दो, या एक काम करें बॉयज गर्ल्स की जगह अपन कुछ ऐसा एग्जाम्पल लें कि यहाँ पे इस तरह से एग्जाम्पल है, यहाँ पर 15 बच्चे हैं, यहाँ पर 5 है, तो क्या करो इधर से इधर भेजो। तो देखो एक साथ दो काम हुए, इधर नंबर हो गया 14, इधर हो गया 6। तो इसका मतलब अगर न्यूट्रॉन ज्यादा है तो न्यूक्लियस के अंदर ही एक न्यूट्रॉन बदल जाए प्रोटॉन में तो कितना अच्छा होगा? दो काम होंगे, न्यूट्रॉन कम भी हो गया, प्रोटॉन बढ़ भी गया। अब देखो न्यूट्रॉन को कैसे डिनोट करते हैं? न्यूट्रॉन, न्यूट्रल, प्रोटॉन 1 1। तो बैलेंस करने के लिए कौन आया साथ में? इलेक्ट्रॉन। और साथ में निकला एंटी न्यूट्रिनो। एंटी एंटी न्यूट्रिनो। अभी क्या एंटी न्यूट्रिनो समझते हैं। तो सबसे पहले न्यूट्रॉन बदला प्रोटॉन में और साथ में निकला कौन? एक इलेक्ट्रॉन। ये तो हो गई रिएक्शन जनरल। अब एक्चुअल में लिखनी हो तो एक्स ए जेड बीटा डीके। कौन सा? माइनस। माइनस मतलब प्लस, तो क्या लिखोगे? एक प्रोटॉन बढ़ गया, Z+1 और ए का ए रखा, और साथ में कौन निकला? इलेक्ट्रॉन। और साथ में कौन? एंटी न्यूट्रिनो। कैसे याद रखा? बीटा माइनस, माइनस मतलब प्लस। अब सुनो, देखो डिटेल में नहीं बताऊंगा, हल्का हल्का सुनेंगे। एक साइंटिस्ट थे पाउली, जो बोले कि इस रिएक्शन में स्पिन मोमेंटम कंजर्व नहीं है। वो प्लस माइनस हाफ वाला स्पिन मोमेंटम, कि न्यूट्रॉन का है, प्रोटॉन का है, इलेक्ट्रॉन का है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को जोड़ के कभी भी न्यूट्रॉन के बराबर आप नहीं ला सकते। तो उन्होंने बोला कि एंटी न्यूट्रिनो एक कौन सा पार्टिकल है? एनर्जी पार्टिकल। क्या है? एनर्जी पार्टिकल। स्पेलिंग गलत हो तो देख लेना। क्यों निकलता है? टू कंजर्व, टू कंजर्व स्पिन मोमेंटम। क्यों निकलता है? टू कंजर्व स्पिन मोमेंटम। तो एनर्जी पार्टिकल हो गया। क्यों निकलता है? केवल स्पिन मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए, जो कि मासलेस और चार्जलेस है, जो कि मासलेस एंड चार्जलेस है। क्यों निकला सर ये? फिर कि बेटा वो प्लस माइनस हाफ वाला कॉन्सेप्ट हो रहा था, वो कंजर्व नहीं हो रहा था। आप बोलोगे सर समझ में नहीं आया, छोड़ सकते हो। 1 घंटे के अंदर 2 चैप्टर करवा दिए विद क्वेश्चंस, समझा करो। बहुत टाइम लग जाता है, हमें इतना डिटेल में नहीं जाना है। हम वो सिखा रहे हैं जो आपको अभी सीखना चाहिए। तो याद रख लो कि जब कभी भी बीटा माइनस डीके होगा तो एंटी न्यूट्रिनो एमिट होगा। अब आप बोलोगे सर अभी आप लिखे कि जनरली बीटा डीके मीन्स बीटा माइनस, इसको तो समझाया ही नहीं। तो समझो, हम बोलेंगे यहाँ पे इसका मास ज्यादा है और इसका मास कम है। याद करो, बाइंडिंग एनर्जी में ज्यादा मास वाला कम वाले में कन्वर्ट
हो सकता है, लेकिन कम मास वाला ज्यादा में कन्वर्ट नहीं हो सकता। इसलिए कौन सा डीके होगा? बीटा माइनस। अब आते हैं बीटा प्लस पे। इसका मतलब क्या हुआ बीटा प्लस में कि प्रोटॉन ज्यादा है। तो सोचो, क्या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदल सकता है p11? हाँ सर, लग तो रहा है। साथ में निकलेगा पॉजिट्रॉन 0, और एंटी न्यूट्रिनो की जगह केवल कौन निकला? न्यूट्रिनो। कौन निकला? न्यूट्रिनो। अब सोचो, मास ज्यादा है, सॉरी उल्टा बोल गया, मास कम है, मास कम है और इसका मास ज्यादा है। ऐसा संभव नहीं है कि कम मास वाले को ज्यादा मास वाले में बना दें। तो इसलिए बीटा प्लस वाली रिएक्शन जो होती है वो लेस देन 1% होती है। ये हमें करवानी पड़ती है, ये होती है एंडो थर्मिक, और ये नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब अपने आप नहीं होती, करवानी पड़ती है। और ये कौन सी होती है? एक्सोथर्मिक, और ये होती है अपने आप, स्पेलिंग वगैरह देख लेना, ठीक है ना। ये होती है अपने आप स्पॉन्टेनियस और एक्सोथर्मिक। इसलिए कौन सी रिएक्शन होती है? बीटा माइनस। अपने आप हो जाती है भाई, ज्यादा मास वाला कम मास में बदल जाता है, लेकिन कम मास वाला ज्यादा मास में नहीं बदलता है। तो ये आपको डीके पढ़ने थे। इनके 2 से 3 न्यूमेरिकल में लिखता हूं और फिर चैप्टर को खत्म करते हैं, ठीक है बेटा। देखो, पहला न्यूमेरिकल 2 मिनट में सारे लिख देता हूं, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। देखो बेटा, बेसिकली 2 क्वेश्चन लिखे हैं, दोनों को ध्यान से समझना। पहले क्वेश्चन में पूछा है कितने अल्फा और कितने बीटा एमिट होंगे। पहले क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले 232 से कितना नंबर हो गया? 200। बताओ कितने मास नंबर कम हुए? 32। एक अल्फा 4 न्यूक्लियॉन लेके जाता है और 2 प्रोटॉन लेके जाता है। तो अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूं, क्योंकि एक बार में कितने न्यूक्लियॉन लेके गया होगा? 4। तो इसका मतलब यहां से कितने अल्फा चले गए? 8 अल्फा। अब 8 अल्फा का मतलब हो गया 16 प्रोटॉन। कितना मतलब हो गया? 16 प्रोटॉन। इसका मतलब 110 में से अगर मैं 16 माइनस कर दूं, कितने माइनस कर दूं? 16। तो इसका मतलब अब कितना नंबर आ गया? 94। और मेरे को बनाने कितने हैं? 100। बताओ क्या करूं? 6 जोड़ दूं। तो जोड़ने के लिए क्या करते हैं? माइनस। तो क्या लिखेंगे? 6 बीटा माइनस। ये आंसर आ गया। तो एक बार फिर सुनो, सबसे पहले हमेशा न्यूक्लियॉन निकालो और डिवाइड बाय 4 क्यों मारो? क्योंकि एक अल्फा एक बार में कितने न्यूक्लियॉन लेके जाता है? 4। अब 4 डिवाइड किया, कितने अल्फा आ गए? 8। अब एक अल्फा 2 प्रोटॉन लेके जाता है, तो 8 अल्फा 16 प्रोटॉन लेके गए। तो 110 में से 16 गए तो बचे कितने? 94। बनाने थे 100, कितने बढ़ाए? 6। और आपको याद है कैसे याद कराया था? माइनस मतलब प्लस, प्लस मतलब माइनस। तो अगर बढ़ाने हैं 6 तो क्या कर दो? 6 माइनस कर दो। कौन से? बीटा माइनस। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में सारा क्या निकालना है? पी क्यू आर एस टी यू। कैसे करेंगे देखो, अब बीटा जो होता है, बीटा के कारण मास नंबर चेंज नहीं होता, तो टी की वैल्यू भी कितनी? 100। अब सोचो, ये अल्फा आर से 100 कब आया होगा? जब इसमें से -4, भाई आर में से 4 अल्फा न्यूक्लियॉन निकलने के बाद 100 आया होगा। तो इसका मतलब आर की वैल्यू क्या रही होगी? 104। तभी तो 4 निकले 100 आया। बीटा प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन नहीं बदलता है, तो इसकी वैल्यू भी क्या रहेगी? 104। तो 104, 104 और ये कितना हो गया? 100 का 100। अब आते हैं नीचे। अब बताओ, मैंने अगर सिंबल नहीं लगाया है तो कौन सा सिंबल है? ये माइनस। बीटा मतलब बीटा माइनस, माइनस मतलब प्लस। तो एक यहां से यहां आने में एक प्रोटॉन बढ़ेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी? 50। एक अल्फा, सोचो यहां से जब यहां आए होंगे
तो 2 प्रोटॉन निकले होंगे। तो 49 कब आया होगा? 2 निकलने के बाद। तो पहले कितने रहे होंगे? 51। बीटा प्लस, प्लस मतलब माइनस, तो जब यहां से यहां आए होंगे तो एक घटा होगा, तो इसका मतलब Q कितना रहा होगा? 52। बीटा प्लस मतलब माइनस, तो 52 में से एक गया, 51 आ गए। एक अल्फा गया, 2 प्रोटॉन कम हो गए, 49। बीटा माइनस एक जुड़ गया, 50। ठीक है, तो बेटा मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं आज के लेक्चर में। ठीक है ना, आप ये मत सोचा करो कि सर जल्दी पढ़ा रहे हैं। बेटा हमें पास टाइम कम है, एक एक घंटे में हम पूरे पूरे चैप्टर खत्म कर रहे हैं विद क्वेश्चंस। चैप्टर की फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं। अब कोशिश करेंगे कि हर रोज एक चैप्टर आए ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। चलो बेटा, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।